नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 1 मिनट में। चलिए देखते हैं 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, लेकिन अब ये जानवरों में भी फैल रहा है। हैदराबाद में 8 शेरों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब इटावा के लॉयन सफारी में कोरोना का संक्रमण हुआ है। यहाँ 2 शेरनियाँ बीमार हो गई हैं, उन्हें इलाज के लिए सफारी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। IVRI केंद्र बरेली ने एक शेरनी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। ब्रीडिंग सेंटर में रहने वाले 8 शेरनियों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद लॉयन सफारी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद सफारी में हाई अलर्ट घोषित करते हुए सभी डॉक्टर और आला अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पिछले साल न्यूयॉर्क के जू में 8 बाघ संक्रमित पाए गए थे। पिछले साल न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में 8 बाघ और शेर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा इससे पहले हांगकांग और डेनमार्क में भी कुत्तों और बिल्लियों में कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन भारत में इस तरह का केस पहली बार सामने आया है। हैदराबाद के चिड़ियाघर में शेरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बफर जोन में एक बाघ ने युवक को घायल कर दिया था। इलाज के दौरान युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद बाघ में कोरोना संक्रमण की आशंका बढ़ गई। मैलानी रेंज के बाकेगंज वन रेंज में जंगल के किनारे घास काटते समय बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। पार्क प्रशासन ने आनन फानन में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में कैमरा ट्रैप लगाकर बाघ समेत सभी जंगली जानवरों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। साथ ही डॉक्टर्स की टीम और रैपिड एक्शन फोर्स को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। पंजा यदि बाघ उसके ऊपर अटैक करता है पंजे से, तो आँख बचना मुश्किल है। तो ऐसे में सही लगता है कि वो डर के भागने के बाद जो है गिरने से वो चोट ज़्यादा दिख रही है, बाघ के आक्रमण से नहीं दिख रही है। अभी बताया गया है कि वो व्यक्ति बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो वहाँ पे छानबीन कराई गई है। ऐसे देखा गया है कि वहाँ पे कहीं पे भी बाघ के पंजे आदि के निशान नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस एक बार फिर से घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 26,780 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि इतने ही वक्त में 28,902 मरीज कोरोना से डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 1,865 संक्रमित मिले हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सरकार का फोकस टेस्टिंग पर है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टेस्टिंग के अलावा ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनकी सेहत पर भी नज़र रखी जा रही है। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, इसके लिए भी हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। लोगों की संख्या 28,902 है। इस प्रकार जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनसे अधिक डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,59,844 है। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 4,12,784 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक पूरी दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक है। इसके साथ ही भारत में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 3,980 मौतें हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के अटैक में ज्यादातर लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये दूसरा मौका है जब देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन में 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को देश में कोरोना के 4,02,351 मामले सामने आए थे। चिंता की बात यह है कि भारत में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी तब हुई है जब टेस्टिंग की संख्या पिछले दिनों के मुकाबले कम हो रही है। मंगलवार को देश में कोरोना के 15,04,000 सैंपल का टेस्ट हुआ, जबकि इससे एक दिन पहले 16,06,000 सैंपल्स के टेस्ट हुए। पिछले हफ्ते 30 अप्रैल को एक दिन में 19,04,000 सैंपल्स के टेस्ट हुए थे, तब भी इतने मामले सामने नहीं आए थे। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर को भी लेकर आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञ इसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। उनका मानना है कि लहर और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर की। कोरोना मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं और कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अगर बच्चों पर इसका असर पड़ता है तो कैसे संभालेंगे। बच्चे तो अस्पताल खुद जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो अभी से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट जाए, वैक्सीनेशन पर जोर दें। बता दें कि केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। हालांकि ये कब आएगी इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इसे सितंबर में आने की आशंका जता रहे हैं।
एक तरफ सरकार कोरोना से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है, उधर बुलंदशहर में कोरोना टेस्टिंग में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारियों को कोरोना जांच के नाम पर विकास भवन में बुलाया गया था, लेकिन जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग ने खानापूर्ति की। बिना एंटीजन किट के कर्मचारियों की कोरोना जाँच कर दी गई। सभी कर्मचारियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद वापस लौटा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के इस रवैये से कर्मचारियों में आक्रोश है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी उनको ये सूचना दी गई है व्हाट्सएप के माध्यम से कि विकास भवन पर जाकर अपना सभी कोरोना टेस्ट कराएं और वहाँ से एक किट मिलेगी, उसे आप अपने इलाज के उसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर नाप रहे हैं और अपने घर जाइए। तो उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति ये है कि इतने लोगों को एक साथ बिना सैनिटाइज किए हुए ऑक्सीमीटर में उंगली लगाई जा रही है। क्या मतलब है? सिलेक्शन से ड्यूटी करके आई हूँ, फिर से बुखार है मुझे। कल डाला है हॉस्पिटल में, इतनी भीड़ है यहाँ पे, सोचा कम भीड़ होगी, मैं यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ना किट है ना कुछ है। कोरोना काल में वाराणसी के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। डीआरडीओ यहाँ 750 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बना रहा है, जो 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। इसके लिए डीआरडीओ के कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। बीएचयू के स्टेडियम में बन रहे इस कोविड हॉस्पिटल में 250 बेड के 3 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इस अस्पताल में सभी अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाएं होंगी। ऑक्सीजन लगे बेड होंगे। एम्बुलेंस के लिए अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। वहीं अलग से पेशेंट वार्ड, डॉक्टर्स एकोमोडेशन और ड्यूटी रूम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इस अस्पताल में 250 बेड के 3 अलग अलग जोन बनाए गए हैं, 3 अलग अलग शेड हैं। उसमें एक 250 का शेड पूरी तरह आईसीयू है। उसमें सभी पे वेंटिलेटर, सभी पे सारी व्यवस्थाएं जो जीवन रक्षा के लिए होती हैं वो लगी हुई हैं। बाकी जो 250 के 2 अलग शेड हैं वो प्लेन ऑक्सीजन के बेड हैं। हालांकि उन पे भी बाईपैप का और एचएफएनसी का इंतजाम इमरजेंसी के लिए रहेगा। 50 एचएफएनसी, 50 बाईपैप वहाँ भी मोबाइल यूनिट की तरह रहेंगी। गौतम बुद्ध नगर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। नोएडा फेज 2 पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। ये तीनों रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि कोरोना की वजह से लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए काफ़ी परेशान हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर के थ्रू हमारे पास सूचना थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और लगभग 37,000 रुपये में एक वाइल को बेच रहे हैं। थाना की एसओजी टीम ने एक ट्रैप डाला और उसमें इन 3 लोगों को ट्रैप किया गया और इनको जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद हुए और इनसे अब पूछताछ की जा रही है कि ये इंजेक्शन इनके पास कहाँ से आए और इनकी पुष्टि करने के लिए इंजेक्शंस की कि ये असली हैं या नकली हैं, उसके लिए भी इसको फोरेंसिक में भेजा जाएगा। यूपी में आपदा में अवसर तलाशने वालों की अब खैर नहीं। यूपी पुलिस जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। वहीं जब्त की गई दवाओं और सामानों को जरूरतमंदों तक पहुंचाया भी जा रहा है। इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के कप्तानों को निर्देशित किए हैं कि कोर्ट से इजाजत लेकर इन जीवन रक्षक दवाइयों को मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाए। बता दें कि यूपी में अब तक 839 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1125 ऑक्सीजन सिलेंडर और 531 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं। अब तक कुल 117 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 1082 जीवन संरक्षक इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर तथा कालाबाजारी से प्राप्त 52,71,280 रुपये बरामद किए गए। जिला प्रशासन से संपर्क करते हुए इसको रिलीज़ करने के आदेश दिए गए हैं ताकि जो सही दवाइयाँ हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसका उपयोग किया जा सके तथा जो हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं उससे इसका लाभ मिल सके। कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है। इस बीच बॉलीवुड के कई सितारों ने भी वीडियो संदेश के जरिए लोगों को जागरूक किया है। नमस्कार. கொரோனா செகண்ட் வேவ்ல தேசம்லோ பிரதிநிதி கேஸ்லு ரெக்கார்ட்ஸ் தைலோ பெருகுது. போன ஆண்டு நம்ம எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து கோவிட்-19 கட்டுப்படுத்த போராடினோம். இப்போ நம்ம மறுபடி ஒண்ணா சேர்ந்து போராட வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸದಾ ಧರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
वैक्सीन के बारे में अफवाहों को कान मत दीजिए, खुद भी लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कहिए कि वो कोविड वैक्सीन जरूर लें. ഈ സമയത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ലതേ പുറത്ത് പോകാതിരിക്കുക. वादा कीजिए कि मास्क पहनेंगे और वैक्सीन लेंगे. మాస్క్ పెట్టుకుందాం, వ్యాక్సిన్ వేయించుకుందాం. ముఖకవసం కొల్వం, తడపూసి తేడి సెల్వం. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದಾಗಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ. വാക്സിൻ നിശ്ചയമായി എടുക്കുക. మన కోసం, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ, अपने देश के लिए, നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി. ജയ് ഹിന്ദ്. कोरोना संक्रमण के बीच हमीरपुर जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ यमुना नदी में 6 शव नजर आए। आशंका जताई जा रही है कि ये शव दूर दराज के इलाकों से बहकर आ रहे हैं। इसी बीच नदी के पानी में भी संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल टीम भेजकर जांच शुरू करवा दी है और पड़ोसी जिले के लोगों को शव होने की बात कही है। हमीरपुर के यमुना पुल के नीचे लगभग आधा दर्जन शव पड़े हुए हैं जो नदी में तैर रहे हैं। इससे हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ का पानी भी देख सकते हैं प्रदूषित हो रहा है और जो डेड बॉडियाँ हैं वहाँ पर पड़ी हुई हैं, खुले में बह रही हैं। बताया जा रहा है कि ये कहीं से बह के आई हुई हैं। यहाँ का प्रशासन का कहना है कि ये बॉडियों की हम जांच कर रहे हैं कि ये कहाँ से बह कर के आई हैं और किस तरीके से ये खुले में पड़ी हुई है। नदी में शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस का मानना है कि ये शव कानपुर की तरफ से आए हैं। प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया तो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनके शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है। इटावा स्थित सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन के अभाव में एक महिला की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक करीब 3 घंटे तक भटकने के बावजूद उसे ऑक्सीजन नहीं मिला और कोविड से पीड़ित बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मारपीट करने का आरोप भी लगाया। परिजनों का आरोप सैफई में करीब 3 घंटे बीतने पर न तो ऑक्सीजन दी गई और न ही भर्ती किया गया। आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर्स के साथ उनकी कहासुनी भी हो गई और डॉक्टर्स ने उसके साथ मारपीट की। तो उन्होंने कहा इमरजेंसी में जाइए। फिर जब इमरजेंसी में हमने आगे बात की तो उसके बाद उन्होंने ऊपर तीसरे मंजिल पर फिर जाइए। फिर वहाँ माँ को ले गए फिर आए। फिर हमने पूछा तब तक हमारी माँ 3 घंटे निकल चुके थे, एक्सपायर हो चुकी। करीब घंटे भर हंगामा होता रहा। हंगामे की सूचना मिलते ही पहुंची सैफई थाना पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। यूपी में पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद अब अगर पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगे तो हैरानी होती है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा ही हुआ। अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र के मंगरा गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान इमरान खान ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बाइक पर विजय जुलूस निकाला। नया पाकिस्तान आया गाने के साथ विजय जुलूस निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो की जांच की और आरोप सही पाए जाने पर 5 नामजद और 50 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान इमरान खान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। में मंगरा गांव में जो नवनिर्वाचित प्रधान इमरान है, इन्होंने एक बाइक रैली निकाली थी और एक आपत्तिजनक गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। इस वीडियो को वायरल होने के बाद उस वीडियो की जांच की गई है। जांचों उपरांत थाना रामगंज में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले बहराइच में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ रुपईडीहा बाजार के चकिया मोड़ पर विजय जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। प्रधान चुनाव में जीत के बाद जुलूस निकाला गया था। राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की घटना से सबक लेते हुए बाराबंकी पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसी क्रम में पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल स्टाफ ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया और अपनी तैयारियों को परखा। मॉक ड्रिल देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे सही में कोई घटना हो गई है। जिला अस्पताल, मेयो अस्पताल, हिंद अस्पताल और सारंग गैस प्लांट पर ये मॉक ड्रिल किया गया। इसके बाद पुलिस के अधिकारी तैयारियों को लेकर संतुष्ट नजर आए। एसपी ने दावा किया कि हम ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ब्लास्ट या दूसरी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आज मेडिकल स्टाफ और हमारा जो पूरा स्टाफ है उसको जागरूक करने के लिए हमारे फायर टेंडर लाया गया। यहाँ पे फायर कर्मी जितने थे उनको बुला करके पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज सेंसिटाइज किया गया। मॉक ड्रिल कराई गई कि कोई भी आकस्मिकता की स्थिति में हम रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर का अगर ब्लास्ट होता है या कोई दिक्कत होती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर कोई अन्य कोई स्थिति होती है, फायर की कोई स्थिति उत्पन्न होती है या और कोई केमिकल स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे।
बता दें कि बुधवार को लखनऊ के एक ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग जख्मी हो गए थे। गोरखपुर में पंचायत चुनाव में बुधवार को हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन ने 3 वार्ड्स के चुनाव नतीजे बदल दिए और वार्ड नंबर 60 और 61 से रवि प्रताप निषाद और खोदे निषाद को विजयी घोषित किया। इससे पहले यहां से गोपाल यादव और रमेश को विजयी घोषित किया गया था, जिसके बाद बुधवार शाम गोरखपुर में बवाल हुआ था। उम्मीदवारों की शिकायत के बाद जब नतीजों की जांच की गई तो गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद डीएम के आदेश पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैनुअली जांच में यह सामने आया कि वार्ड नंबर 60 और वार्ड नंबर 61 में गलत प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में आरओ की गलती प्रथम दृष्टया सामने आई, जिसके बाद चुनाव परिणाम बदल दिया गया। वार्ड नंबर 60 और वार्ड नंबर 61 में रवि निषाद और कोदई निषाद को विजयी घोषित किया गया। साथ ही आरओ के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी तरह से वार्ड नंबर 45 में भी निर्दलीय को विजयी घोषित किया गया। जांच में ये बात सामने आई है कि यहां रिटर्निंग ऑफिसर ने सही रिजल्ट भेजा था, लेकिन गलती से किसी और ने विजेता घोषित कर दिया। प्रशासन ने अब इस गलती को सुधार लिया है। वहीं पुलिस ने चौकी में उपद्रव करने वाले आरोपियों की पहचान तेज कर दी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं खबर 1 मिनट। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि आरोप प्रत्यारोप का दौर ना चला हो। ऐसे ही कुछ ताजनगरी आगरा में हुआ है। यहाँ बीजेपी के पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी धरने पर बैठ गए। दरअसल वार्ड नंबर 20 से उनकी बहू ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। उनके मुताबिक काउंटिंग के बाद उन्हें बताया गया कि उनकी बहू चुनाव जीत गई है, लेकिन जब वो जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंचे तो हैरान रह गए। काउंटिंग खत्म होने के बाद जीत का सर्टिफिकेट बीएसपी प्रत्याशी को दे दिया गया। इसी बात से नाराज पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने काउंटिंग में धांधली का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हम करीबन 150 वोटों से आगे थे। घोषणा हुई कि 150 वोटों से आगे सीमा चौधरी घोषित हो गई। उसके बाद हम लोग घर आ गए। तमाम लोगों ने बधाइयाँ दी और जो आप बता रहे कि मैंने देखा है, वो प्रत्याशी ने खुद गांव में जाकर के पंचायत की है कि मुझे ऐसे जबरन मंत्री ने, सांसद ने और कितनी भाषा बोली है वो आपके सामने है। लेकिन पूर्व सांसद के धरने और पार्टी नेताओं पर सवाल उठने से बीजेपी असहज नजर आ रही है। और एक बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पर विवादित नारेबाजी की खबर को लेकर पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। विजय जुलूस में विवादित नारेबाजी के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप हैं। इसे लेकर बहराइच पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही बिना परमिशन के जुलूस निकालने को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। बहराइच में विजय जुलूस में नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया है और अब इसे जांच के लिए भेजा गया है। वायरल वीडियो पर पुलिस का बयान भी सामने आ गया है। वीडियो की जांच करवाई जा रही है। विजय जुलूस में नारेबाजी के मामले को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। विजय जुलूस में प्रधान के समर्थक विजय साहू व इमामुद्दीन आदि के द्वारा हाजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जो कि प्राप्त वीडियो से देखने से व सुनने से स्पष्ट है। प्रसारित समाचार चैनलों की क्लिप और प्राप्त वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच द्वारा भेजा गया है और उस दिन जो अनाधिकृत तरीके से जुलूस निकाला गया था उसके संबंध में थाना रुपैडिया पर धारा 269, 270, 188 आईपीसी व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करके विजय साहू, इमामुद्दीन आदि 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यदि जांच में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाएंगे तो अभियोग में सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करके इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।